नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि पिछले दिन 3 नवंबर को एसएससी जीडी ने अपनी एग्जामिनेशन डेट घोषित कर दी है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने एग्जामिनेशन डेट को देख लिए होंगे। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे तो प्लीज आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना एग्जामिनेशन डेट जरूर देख ले, क्योंकि दोस्तों 16 नवंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है ना? तो जिसकी एग्जाम जितनी सामने है उसे मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, और जिसकी एग्जाम दिसंबर में चल गई है, जिसके अंदर अभी भी कुछ कमी है, तो वह दिन रात एक कर दे, जान लगा दे, क्योंकि बार-बार ऐसी इतनी बड़ी मौका नहीं मिलती है। ठीक है ना? जितना हो सके अपनी कटअप को उतना बढ़ाएँ, ताकि आपको मेडिकल के बाद आपको मेरिट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एसएससी जीडी मॉक टेस्ट नंबर 3। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कंटिन्यू एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। ठीक है ना? हमारी फाउंडेशन बैच भी चलती है, उसे भी देखना ना भूले। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट पर जाए और वहां पर हमारी तैयारी जीत की फाउंडेशन मैथ्स की फाउंडेशन बैच की आपकी सारी चैप्टर वाइज आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत आयु 32 वर्ष है। यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु साढ़े 12% बढ़ जाती है। तो अतिथि की आयु क्या है ना? तो 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो 4 गुने क्या हो जाएगा? 4 गुने हो जाएगा 32। इसका मतलब हो जाएगा 128, है ना? अब क्या हो रहा है? 128 में क्या हो रहा है? अब सदस्य कितने हो गए हैं? सदस्य हो गए हैं 5, यानी x प्लस एक सदस्य आ गए। x प्लस 128, x प्लस 128 हो जाने के कारण ये 5 गुने जो 32 है, यानी जो 5 गुने मैंने जो 32 लिया, इसमें कितने की बढ़ोतरी हो गई? 12.5%। 12.5% 1/8 है, यानी 8 से 9 हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर 9/8 लिख सकता हूँ, है ना? 9/8 लिखा तो क्या हो गया? 8 चौक 32, 4 पंचे 20, 9 दूनी 18, यानी कितनी हो गई? 180 हो गई। ठीक ना? किसकी? x प्लस 128 की। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 में से 128 माइनस कर दें। ठीक है? तो 180 में से 28 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा आपका? 52। ठीक? तो आपकी जो आंसर हो जाएगी, अतिथि की आयु कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की प्रतिकूल कितनी है? धारा की प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, यानी अगेंस्ट ऑफ धारा के प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल कितनी हो जाएगी? 45/6। ठीक ना? मैं यहाँ पर 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30। और शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या पूछा है? धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगी? शांत जल में जो नाव की चाल है ना, शांत जल में नाव की चाल से धारा के प्रतिकूल चाल को यदि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? धारा की चाल निकल कर आ जाएगी। ठीक है? इसके बारे में थोड़ा आप मैं बता दूं डिस्क्रिप्शंस। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कुछ जैसे कि यहाँ पर चीजें थी, जैसे कि यहाँ पर चीजें थी। देखिए, यहाँ पर क्या थी कि धारा की चाल दे रखी थी। आंसर तो आ गया। आंसर कितनी है? 2.5 किलोमीटर। आइए मैं इसके बेसिक को बताता हूँ। नाव की चाल यहाँ पर दे रखी है, नाव की चाल, है ना? ऐसा नहीं बोला, मैं आपको डिटेल्स में बताऊं कि नाव की चाल दे रखी है। नाव की चाल क्या है? नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? और धारा की चाल पता है क्या? धारा की चाल, धारा की चाल आपको नहीं पता, यानी धारा की चाल आपको क्या है? या मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की
धारा के दिशा में, यदि धारा की दिशा में जाता तो क्या होता, x प्लस 10 हो जाता, है ना। लेकिन क्या बोला है यहाँ पर, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध क्या हो जाता, x माइनस 10। आज समझ में आई क्या, धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के, यहाँ पर क्या बोला, धारा की ये क्या होता है, धारा के अनुकूल होता, धारा के यदि अनुकूल होता, धारा के अनुकूल होता तो क्या हो जाता, ऐड हो जाता धारा के अनुकूल, और ये क्या होता, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, वेग घट जाएगा, और धारा के अनुकूल क्या हो, वेग बढ़ जाएगा। तो नाव की चाल यहाँ पर आप देख रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा, x माइनस 10। और ये x माइनस 10, ये जो x माइनस 10 या 10 माइनस 6 जो भी होगा यहाँ पर, वो किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ, वो 45/6 के बराबर होगा, ठीक ना, 45/6 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7.5 हो जाएगा, यानी x जो है वो किसकी चाल हो जाएगी, धारा की चाल। जब मैं x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2.5, ठीक ना। और एक तरीका है, जैसे सिर्फ धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल, धारा की चाल आप यदि निकालते हो तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, ठीक है ना। इन दोनों को यदि घटा देंगे तो धारा की चाल मेरी निकल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट मैथ पर। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है, और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है, ठीक ना। 6 घंटे बाद, बात समझ रहे हो ना, 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, यानी और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, यानी चली कितनी, कहने का मतलब कि चली कितनी, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी 6 घंटे बाद, यानी जो गाड़ी चल रही है, यानी जो मालगाड़ी है, वो मालगाड़ी, मालगाड़ी जो है ना, जो मालगाड़ी है उसकी गति नहीं पता, तो मैंने मान लिया x, है ना, उसकी गति क्या माने x। और ये 6 और 4, मालगाड़ी अभी तक कितनी घंटे चल गई है, मालगाड़ी अभी तक 10 घंटे चल गई है, लेकिन जो यात्री गाड़ी है वो 80 की स्पीड से अभी तक 4 घंटे ही चली है, तो 0 से 0 कट गया, यानी x बराबर क्या हो गया 32, यानी मालगाड़ी की जो स्पीड है ना वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, ठीक ना, और ध्वनि का वेग कितना है, इतना। तो आप सभी को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है वेग गुने समय, है ना, वेग गुने समय होता है, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पर देखा वेग कितनी है 330 है, और समय कितना लगा 10, लेकिन हमें दूरी किस में निकालनी है, किलोमीटर में, तो ये तो मीटर हो जाएगा। किलोमीटर करने के लिए बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000 से भाग लगा देना है, ठीक है ना। जैसे ही आपने 1000 से भाग लगाया क्या होगा, ये जीरो, ये जीरो कट गई, ये जीरो और जीरो कट गई, कितनी हो गई 33, यानी 3.3 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर दूरी तय की, 3.3 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नल ए बी सी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, चलो, यानी ए प्लस बी प्लस सी
कितने मिनट में? 10 मिनट में, ठीक ना। अकेला ए नल को ए अकेला नल को कितने देर में? ए अकेला नल को 30 मिनट में। तथा 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 बी 40 मिनट में। बी कितने मिनट में? 40 मिनट में। अकेला नल सी इसे कितने अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लगाएगा? तीनों का जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 120। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 12। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3, है ना। तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 12 है। और ए और बी की कितनी है? ए प्लस बी की कितनी है? 7 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये 4 और 3 7, 12 में से घट जाएगा। यानी 12 में से 7 घट गया तो कितना होगा यहाँ पर? 5, है ना। और इस 5 की एफिशिएंसी से ये पूरे कार्य को करेगा तो कितने देर में करेगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24। यानी सी अकेला काम को 24 मिनट में कर सकता है। ठीक है ना। यदि अच्छा लगा हो मेथड तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है ना। फिर से समझा दूं कि यहाँ पर क्या करने बोल रहा है। बोल रहा है ए बी सी, यानी ए बी सी तीनों मिलकर यदि काम करेगा तो 10 मिनट में काम करेगा। ठीक है ना। ए यदि से काम कर रहा है अकेला तो 30 मिनट में करेगा। बी यदि करेगा अकेला तो 40 मिनट में करेगा। तीनों की एफिशिएंसी यानी टोटल वर्क यहाँ पर जो ये निकल के आता है वो क्या होता है? टोटल वर्क 120 यूनिट टोटल वर्क हुआ। ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी? 12 है। ए की अकेली की एफिशिएंसी कितनी? 4 है। बी की अकेली की एफिशिएंसी 3 है। तो 4 3 7, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या करेंगे? 12 में से घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी? 5। यानी ये बेचारा 5 की एफिशिएंसी से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो सी अकेला कार्य को कितने मिनट में करेगा? सी अकेला कितने मिनट में करेगा? तो सी अकेला करेगा आपको 24 मिनट में करेगा। ठीक है, 24 मिनट में करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो ये अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा? फिर से वही सवाल है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। ठीक ना। बी प्लस सी यानी बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो ए कितने दिनों में करेगा? दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? दोनों की एफिशिएंसी मैं मान लेता हूँ यदि 60 सॉरी टोटल वर्क 60 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इसकी एफिशिएंसी 3। तो यहाँ देख रहा हूँ कि बी प्लस सी यानी बी प्लस सी में से घटा दूं तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए की एफिशिएंसी हो गई यहाँ पर 1। और 1 की एफिशिएंसी से यदि काम करेगा तो ये अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है ना। सब पर क्या कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। ठीक। अंत में 12243 हो जाता है तो प्रारंभिक मूलधन राशि कितनी है? बहुत अच्छी सवाल है। 5% है ना, प्रथम वर्ष में 5%। तो प्रथम वर्ष में 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब 1/20, यानी उसने 20 की मूलधन में पैसा लगाया और वो क्या हो गया? 21 हो गया। फिर दूसरे वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 10%, 1/10, उसने 10 के मूलधन से पैसा लगाया और वो 11 हो गया। ठीक है। तीसरे वर्ष में क्या है? सॉरी दूसरे वर्ष में 6% है ना। दूसरे वर्ष में क्या है? 6%। कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे वर्ष 6 है तो 6 रख देते हैं। 6 का मतलब होता है 3/50, यानी 50 से क्या हो गई? 50 से हो गई 53। ठीक है। तीसरे वर्ष में 10%, 10% यानी 1/10 क्या हो जाएगा? 10 से 11, 10 से 11। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ
यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरी मूलधन कितनी है। सर जी मेरी मूलधन 20 गुने 50 गुने 10 है, और ये कितनी है 21 गुने 53 गुने 11, यानी ये जो है ना मेरा वो क्या है, इतनी रुपए हो जाती है, यानी अमाउंट है। यानी इसके बराबर, यानी इसके बराबर कितनी रुपए हो गई मेरी 1 2 2 4 3, और ये पूरा कट जाएगी, इससे ये क्या हो रहा है पूरा कट जा रहा है, यानी 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 1। ठीक है ना, तो इसका जो गुणनफल होगा, इसका जो गुणनफल होगा यही तो हमसे पूछ रहा है ना, इसका जो गुणनफल होगा वही आंसर होगा। 5 दूनी 10 हो गया, ठीक ना, 1 2 3 शून्य है, 1 2 3 लगा दो, यानी कितनी रुपए हो गई मेरे पास 10,000 रुपए। ठीक है ना, 10,000 रुपए मैंने लगाया था, और 3 वर्ष के अलग अलग दरों के बाद मेरी राशि 12,243 हो गई थी। ठीक है, तो ये होता है रेशियो मेथड की ताकत। ये रेशियो मेथड की अपनी ताकत होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेशियो मेथड को आप ज़्यादा पकड़ के रखें, रेशियो मेथड से सारे सवाल बनाएं, आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट मैथ पर। 35,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया, 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन होगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है 16%, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 16%, सर जी 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 48%। आपसे मिश्रधन पूछा है ना, मैंने क्या बताया था कि मूलधन क्या हो, जो स्टूडेंट मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं ना उसे सब कुछ पता है। तो P हो गया मेरा 100%, मेरे पास SI कितना हो गया, मेरे पास SI 48%, यानी मेरे पास जो अमाउंट है वो कितना हो गया सर जी 148%। अब ये 148% किसका निकाल दूं, 35,000 का यदि मैं 148% निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो अमाउंट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 35 को 148 से मैं गुना कर दूं, 35 को 148 से यदि गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखो कैसे गुना करने, इसकी गुना करने की भी तरीका है। 35 को क्या कर दो आप 70 कर दो, और 148 को क्या कर दो 74 कर दो, ठीक ना। आप गुना कर दो, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, 49 एक 50, और ये जीरो, यानी 5,080 कितनी हो जाएगी 5,080, विसर्जन कितना हो गया 5,080 हो गया। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 200 लीटर के अल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है, 30% क्या है अल्कोहल है, घोल में कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ 200 लीटर के अल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है, यदि 30% अल्कोहल है तो जो भी चीज है, यानी मान लेता हूं कि ये वाटर है और ये अल्कोहल है, तो 30% यदि अल्कोहल है 7 वाटर होगा और 3 क्या होगा अल्कोहल होगा, है ना। अब ये जो अल्कोहल की मात्रा क्या हो गई, अल्कोहल की मात्रा क्या हो गई, अब अल्कोहल की मात्रा आपको 50%, है ना, क्या हो गया 50%, यानी 50% मतलब एक बटे दो, यानी 1 1, एक हो जाएगा आपका वाटर और एक क्या हो जाएगा अल्कोहल। लेकिन वाटर की मात्रा तो बड़ी घड़ी नहीं ना, हमने क्या मिलाया अल्कोहल को मिलाया। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो वाटर है, जो यहाँ पर वाटर है वो यहाँ पर नहीं है, यानी वाटर की मात्रा तो बड़ी घटी नहीं, तो यहाँ पर मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, यानी मैं अंतिम अवस्था में देख रहा हूं कि मेरे पास कितने हो गए 7 और 7 के रेशियो में दोनों हो गए, यानी पहले 7 और 3 10, 7 और 3 10, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 यूनिट में 200 लीटर था, एक यूनिट में कितना हो जाएगा 20 लीटर। अब पूरा कितना अल्कोहल मिलाया गया, तो कितना अल्कोहल मिलाया गया 3 से 7 हो गया, यानी 4, यानी 4 बराबर कितना हो गया 80, 80 लीटर अल्कोहल यहाँ पर क्या किया गया मिलाया गया। ठीक है ना, हमें ये वाटर वाले पार्ट को क्या करना है इक्वल रखना है, क्योंकि वाटर नहीं मिलाया गया, क्या मिलाया गया
आपको यहाँ पर अल्कोहल मिलाया गया, तो आपको अल्कोहल पर ध्यान रखना है कि अल्कोहल में क्या बढ़ी या घटी, क्योंकि जो वाटर की जो मात्रा थी ना, वाटर जो था यहाँ पर, जो वाटर था वो कांस्टेंट है, वाटर में बढ़ाया घटाया नहीं गया। ठीक है ना, समझ में आई? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अल्कोहल कितना था 3 और यहाँ अल्कोहल कितना हो गया 7, यानी कितनी की मात्रा में वृद्धि हुई? 4 यूनिट की मात्रा में वृद्धि हुई। तो 1 यूनिट में 20, तो 4 यूनिट में कितना हो गया 80। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन ही बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस तरह की क्वेश्चन हमेशा एसएससी जीडी में देखने को मिलती है। ठीक है ना, ये देखो 3p 5q 15r, इन तीनों का क्या करना होता है? एलसीएम निकाल लो। तो 3 5 15 का एलसीएम कितना होगा? 3 5 15 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? 15 होगा। ठीक है ना, अब इस जो संख्या है देख रहे हो ना, ये 3 से 15 को डिवाइड करो, यहाँ लिख दो p, यहाँ लिख दो q और यहाँ लिख दो r। ठीक है ना, 3 से भागा दो, 3 पचे 15, 5 से भागा दो, 5 दिए 15 और 15 से भागा दो, कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, 5 3 1 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत, विषम मतलब सर ऑड, क्या बोल रहा है? ऑड, ऑड नंबर का औसत पूछ रहा है। तो पहला क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3, प्रथम 9 विषम संख्या, प्रथम 9 विषम संख्या इसका मतलब 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, कहाँ तक जाएगी? और 17 होगा, है ना? तो पहले 9 विषम संख्या इस तरह का कोई भी चीज निकालने दे तो आपको क्या है करना है? प्रथम 9 विषम संख्या, प्रथम 9 विषम संख्या, प्रथम 9 विषम संख्या, प्रथम 9 विषम संख्या का औसत मुझे निकालना है। पहली 9 विषम संख्या का औसत मुझे निकालना है, तो क्या करना होगा? देखो, ये पहली वाली संख्या है ना वो, और ये जो अंतिम वाली संख्या वो, ठीक है ना, यानी प्रथम विषम संख्या, प्रथम, एकदम याद रखो क्योंकि ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पर, ठीक ना। यहाँ तो मैं समझा रहा हूं एक एक करके, इसलिए समय लगेगी। प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या, ठीक ना। बट्टे क्या करना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ मैं देख रहा हूँ 1 + 17, 1 + 17 बटे 2, तो 1 + 17 बटे 2 बराबर कितनी हो जाएगी? 18 बटे 2, यानी कितनी हो जाए यहाँ पर? 9, यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मूल्य अंकित करता है, यानी उसका अंकित मूल्य क्या है? 50 रुपए। वह क्रमशः 15%, 20% छूट देता है। प्रति मीटर निबल छूट कितनी है? यानी मैंने देखा कि यहाँ पर अच्छे प्रतिशत आ गए, तो यहाँ पर जब अच्छे प्रतिशत आ जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ? लगातार छूट की बात की गई है, यानी यहाँ पर निबल छूट कितनी हो जाएगी? यानी जो नेट छूट है, नेट छूट कितनी हो जाएगी? नेट डिस्काउंट कितना होगा? तो सर जी नेट डिस्काउंट होगा 15% की छूट, फिर 20% की छूट, फिर प्लस, फिर 15 गुने 20, ठीक है ना, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100। ये 0 से 0 कटा, 2 से कटा 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, मैं देखो 15 में 20 चली गई, कितनी हो गई? 15 और 20 होती है 35, और 35 में से 3 चली गई तो कितनी हो गई? 32, यानी 32% का क्या हो गया? छूट हो गया, ठीक है ना, 32% की छूट हो गई। तो आपसे पूछा गया है कि 50 रुपया मूल्यांकित करता है तो उसकी प्रति मीटर निवल नेट कीमत क्या होगी? यानी 50 रुपया, 32 रुपए की छूट हो गई, तो 50 रुपया में क्या करना है मुझे?
50 रुपया का 68 मुझे निकालना है। 50 रुपया का मुझे क्या निकालना है? 68 निकालना है। तो 50 रुपया का 68 क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप देखो, ये कट गई, ये कट गई, दो, दो से कितनी हो गई? 34, यानी कितनी हो गई? 34 हो गई। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए यहाँ पर एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल ₹70 प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यदि वो दोनों प्रकार के चावल को मिला देता और 80 रुपया 50 पैसा प्रति किलो की दर से बेचता तो उसका लाभ कितना होता? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है? गुना करना है। तो 30 किलोग्राम चावल का दाम 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्या करना है आपको? 30 गुने 70। यहाँ पे क्या निकालना है? 30 गुने 70 प्लस यहाँ पर क्या करना है? 20 किलो चावल का दाम कितना है? 70.75। ठीक है ना? तो ओवरऑल आपका कितना दाम हो जा रहा है? यहाँ पर हो जा रहा है 2100 और यहाँ पर कितना हो? 20, 70, 75 कितना हो जाएगा? 75 को 20 से गुना है तो 14, 15 कितना हो जाएगा? 14, 15। ठीक है, अब ये कुल रुपया मेरे पास जो हो गई 3515। ठीक है ना? अब कुल चावल कितनी हो गई? कुल चावल 30 किलो और 20 किलो 50 किलो चावल का एसपी। यहाँ तो सीपी है ना, यहाँ क्या है? सीपी। अब एसपी में निकालूंगा, एसपी निकालूंगा तो क्या होगा? एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 50 किलो चावल है और इसका किस दाम से बिक्री किया गया? 80.75। ठीक है ना? 80.75। तो क्या होगा यहाँ पर? 40, 25 हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर लाभ कितनी की हो गई? लाभ पूछा है ना सिर्फ। लाभ करने के लिए क्या करना होगा? 40 25 में से आपको 35 15 घटा देना होगा। 35 15 घटा देना होगा। कितनी हो जाएगी? 510। कितनी हो जाएगी? 510। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 510। चलिए, 100 का 3/4 भाग 100 के 3/4 प्रतिशत से x प्रतिशत अधिक है। कितनी बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 100 का 3/4 कितना होता है? 75 है ना? 100 का 3/4 75। फिर क्या करना है? 100 का 3 बटे यानी 100 के 3/4 प्रतिशत मतलब 400 है ना? यानी यहाँ पर क्या हो गया? 3/4 कट के कितनी हो गई? 3/4 किसकी? x से x प्रतिशत अधिक है। x प्रतिशत अधिक है ना? 3/4 के से x प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से 75 बराबर 3/4 प्लस किससे? संख्या से 75 से कितना अधिक है? x प्रतिशत अधिक है। यहाँ क्या हो गया? 4, यहाँ क्या हो गया? 3, यानी मेरे पास जो संख्या हो गई वो क्या हो गई? मैं यहाँ पर 3/4 को यदि कॉमन ले लूं, यहाँ देख रहा हूं मैं, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, यानी यहाँ पर मेरी हो रही है 3/4 प्लस 3x/4 और यहाँ मैं देख रहा हूँ 75। मैं यदि यहाँ पर 3/4 को कॉमन ले लूं, 3/4 को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस x और यहाँ पर क्या हो गया? 75। 3 से मैंने भागा लगाया तो कितने हो गए? 25। ठीक ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 चौके 100, x बराबर कितनी हो जाएगी? 99। 25 चौके 100 यानी हो जाएगी 100 और यहाँ घट जाएगी 1 बराबर क्या हो जाएगी? x, यानी कितनी हो जाएगी? 99 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी जो x की आंसर 99। जबरदस्त सवाल है दोस्तों। इस तरह के सवाल को देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पर बने रहें। मैं आपको इस तरह के सवाल आपको सिखाते रहूंगा जो कि आपको एसएससी जीडी के मॉक एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस में बिल्कुल आने वाली है। ठीक है ना? तो बस इस तरह से मैथ्स बनाते जाइए और अपने जीवन को बेहतरीन करते जाइए। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, यहाँ पर जो पूर्णांक दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये जोड़िए। इसके जोड़ने का भी तरीका मैंने बताया है। क्या बताया है? कि आपको जब इस तरह से कोई चीजें होती है ना, एक के बाद 2 ठो हो गया, 3 ठो हो गया, 4 ठो हो गया, तो बस आप देखो यहाँ जो है ना, इसे आप लिखो 4, इसके बदले लिखो यहाँ पर 3, इसके बदले लिखो यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखो आप 4, यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पर लिखो 1। अब देखो 1 2 3 4 यहाँ प्लस होगा,
दो दो का एलसीएम कितना हो गया 2। अब सबको जोड़ दो 1 2 3 4, कितना हो गया 4। यानी 2 से मैंने डिवाइड किया कितना 2, यानी आपकी 4 में 2 जुट गई, कितनी हो जाएगी 1 2 3 6, 1 2 3 6, ठीक है ना। तो 1 2 3 6 इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 की स्क्वायर लिखो यहाँ पर 4, 6 की स्क्वायर 36, 10 की स्क्वायर 100, 14 की स्क्वायर 196, 1 की स्क्वायर 1, 5 की स्क्वायर 25, 9 की स्क्वायर 21 और 13 की स्क्वायर 169, ठीक है ना। बस हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है, इतना तो को जोड़ो, फिर इसे भी जोड़ो और घटा दो, यानी सबको जोड़ के कितना आ जाएगा 300, इस सबको जोड़ के आ जाएगा आपका 336, घटाओ यहाँ कितना आ जाएगा 276 शायद, क्या 9 8 10 10 पर, हाँ 900 276, ठीक है। तो कितनी आ गई यहाँ पर आ जाएगी 60 आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। आप देख रहे हो यहाँ पर x की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हो, y की वैल्यू देख रहे हो, x और y का क्या निकला महत्तम सावर्तक। जब यहाँ पर देखो मैं बड़े बड़े लिख देता हूँ, x की पावर यहाँ पर क्या है 2 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर यहाँ पर क्यूब और 7 की पावर यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ y की पावर क्या है यहाँ पर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो x और y यहाँ क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, एक्स वाई का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो दोनों में जो छोटा पावर होगा, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर जब एचसीएफ निकाल रहा हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पर 2 की पावर 3 2 की पावर 2, तो क्या होगा यहाँ पर 2 की पावर 2, ठीक। अब इन दोनों में क्या है 3, तो यहाँ पर होगा 3, इन दोनों में है क्या नहीं है, यानी इसका आंसर बस यही हो जाएगा, तीनों में वो चीज होना चाहिए। यदि मुझे एलसीएम निकालना होता, यदि मुझे एलसीएम निकालना होता तो क्या करते हैं, बड़ा कौन है 2 की पावर 3, उसके बाद कौन है 3 की पावर 3, उसके बाद कौन है दोनों नहीं है ना 5 और 7 की स्क्वायर, ये भी हो जाता, तो ये एलसीएम हो जाता, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकालने बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए, एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर वह उसके वियुक्त क्रम की 21 गुना हो जाता है। कितनी अच्छी सवाल है ना। यानी एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, मैंने एक धनात्मक संख्या लिया और उसमें 4 कम कर दिया, ठीक है। उसके वियुक्त क्रम की 21 गुना, इसके वियुक्त क्रम का किसका संख्या के वियुक्त क्रम का 21 गुना, यानी संख्या कौन है था 1/11/x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी x माइनस 4 और जो कि इससे क्या होगी गुना हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी आपकी 21 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ऐसी संख्या बैठाओ जिससे क्या हो जाए 21 आ जाए। यदि मैं यहाँ पर 7 बैठा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 7 से 21 हो जाएगा, है ना। यानी 7 यदि x की संख्या 7 होती है तो ये संख्या आ जाती है, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। इसको क्या किया जाता है, गलाकर पहले क्या किया जाता है घन बनाया जाता है, यानी सर इससे पहले, यानी घनाभ मतलब क्या हुआ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन, जो घनाभ की आयतन होगी वही किसकी आयतन होगी घन की आयतन होगी, घन की आयतन होगी, ठीक है। क्योंकि उसी को पिघलाकर क्या बनाया जाता है घन बनाया जाता है। और घनाभ की आयतन होती है 6 लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है ना। और मैंने मान लिया इसका ए क्यूब, ठीक है। जब इसे गुना किया तो 9 छक्के 54, यहाँ हो गया 54 और यहाँ हो गया 32। तो ए क्यूब में जब इसे निकाल रहा हूं, जब ए निकालेंगे हम यहाँ से मान लो ए निकालेंगे तो क्या होगा ये क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट हो रहा है तो 54 और 32 को मैं गुना किया, 54 और 32 गुना होकर कितना आ रहा है 54 और 32 गुना होकर आ जाएगा आपको
54 और 32 गुना होकर आ जाएगा कितना 12, ऐसे सब 17 28 ऐसे कुछ आ जाएगा। देख लेते हैं, इसको करते हैं, इसको अलग अलग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 54। 54 को यदि हम तोड़ते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3, 9 छक्के 54 है ना, 9 छक्के 54, 9 हुआ। अब फिर 3 गुने यहाँ क्या होगा 2 होगा, है ना। अब 8 चौक 32, नहीं आ रही क्या यहाँ पर, 6 9 32, 6 9 32, 6 9 32 यदि होगा, यदि यहीं पर हम कर लेते, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम कर लेते तो अच्छा होता। रुक जाओ, मैं यदि यहाँ पर कर लूँ इसे 3 गुने 2 और यहाँ पर कर लूँ 3 गुने 3, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 2 का पावर 5 यानी 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32। अब यहाँ पर क्या है a क्यूब है ना। अब मैं देख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 और यहाँ पर 1 ठो 2 आएगा और 1 ठो 2 आएगा, यानी जो a निकल गया ना मेरा, a क्या निकल गया, a बराबर हो गया 12, a बराबर क्या हो गया 12, ठीक है। यानी आप क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे यहाँ पर निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्या होता है 2 गुने लंबाई, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक ना, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 6 गुने 6a², a बराबर क्या 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरे पेज में करते हैं जिससे कि आपको आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या हो जाएगा 2 से, यहाँ हो गया 2 और यहाँ मैं देख रहा हूँ 54 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 288 प्लस यहाँ हो जाएगा 192, ठीक है। और यहाँ पर हो रही है मेरे पास 6 गुने 12 गुने 12, अब ये 2 से कट गया, 2 से हो गया 3, अब मैं यहाँ सबको यदि जोड़ूंगा तो जोड़ के आ रहा है 534 और यहाँ पर क्या आ रही है 3 गुने 12 गुने 12, ठीक है। अब इसे काटने से क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 से कट रहेगा, 3 एकम 3, 2 पर 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, ठीक है ना, यानी 178 और यहाँ पर क्या आ जाएगी 144, फिर काट दूंगा तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 89 और यहाँ पर हो जाएगी 2 सत्ते 2 दूनी, यानी 89 72, यानी आंसर क्या आ रहा है 89 और 72, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 89 और 72, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है, त्रिभुज की परिमाप क्या है। त्रिभुज की भुजाओं का देख के ही मुझे पता चल गया ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मैं समझ गया यहाँ पर कि 1/2 आधार, इसको x मान लेता हूँ, गुने ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 7 7 7 6 है, क्योंकि ये ट्रिपलेट में है ना भाई, है कि नहीं, ये ट्रिपलेट में है, तो ट्रिपलेट में होने के कारण इसे आसानी से पकड़ में आ गया कि ये या तो हाइट होगी या तो बेस होगी या तो बेस होगी या तो हाइट होगी, बस और कोई टेंशन नहीं, ट्रिपलेट, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रिपलेट को अच्छी तरह से याद रखो। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गई, ठीक ना, यहाँ क्या हो गया 6x², 6x² इक्वल टू हो गया 7 7 7 6, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से मैंने उड़ा दिया, 6 कम 6 है ना, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 5 17, 5 7 6 अट्ठे 48, 5 पर 7 6 नमा 54 और 6 के 36, शायद 12 96 आएगा ना,
हाँ 1296 आएगा, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप कितना हो आप देखो जोड़ दो, इसका परिमाप निकालना है आपको ना। तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12, तो 12x मतलब 12 × 36, 12×6 = 72, 12×3 = 36, 36 और 7 कितना होता है 43, ठीक ना। आंसर कितनी हुई 432। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, दो समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इनके वर्ग, इसका 1 है और इसका क्या हो जाएगा 4, यानी 1:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चंस नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आपने समझा क्योंकि इसकी भुजाओं का अनुपात मैं देता था यहाँ √3/4 1² का कोई मतलब नहीं, √3/4 का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ भी √3/4 का और यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ √3/4 √3/4 कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1 अनुपात कितना हो गया 4। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये मॉक टेस्ट जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह के मॉक टेस्ट को देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जब तक कि आपकी जीडी की एग्जाम नहीं हो जाती, मैं इस तरह की कंटिन्यू मॉक टेस्ट आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप हमारी मॉक टेस्ट को कंटिन्यू देख लें, आपकी एग्जामिनेशन आपकी जो मैथ्स में जो पूरी मार्क्स दिलाने की मैंने ठानी है वो जरूर आ जाएगी, लेकिन आपकी मेहनत भी जो होनी चाहिए। जब तक आप नहीं मेहनत करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सेल्फ स्टडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। टीचर्स तो हमेशा पढ़ाते हैं, लेकिन आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे, तब तक एग्जाम्स को फोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय मुकेश सर। ठीक है ना, मैथ्स बाय मुकेश सर। ठीक है, तो इससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले दिन इसी तरह एक और भी बेहतरीन मॉक टेस्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।